तो आगे पढ़ेंगे विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, इंग्लिश नाम है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस। वे काल्पनिक निष्कोण जिस पर एकांक धनावेश गमन करता है। परिभाषा तो सिंपल रट गए कि वे काल्पनिक निष्कोण जिस पर एकांक धनावेश गमन करता है क्या कहलाता है? विद्युत बल रेखाएं कहलाता है। इसको प्रायोगिक तौर पर देखते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि एक प्लस चार्ज का आवेश है और दूसरा माइनस चार्ज का आवेश है। एक पर धन आवेश है और एक पर ऋण आवेश है। अब हम क्या करते हैं कि इस धन आवेश के नजदीक कोई एकांक धन आवेश लानते हैं। इस धन आवेश के नजदीक कोई एकांक धन आवेश लानते हैं तो क्या होगा कि इस धन आवेश द्वारा इस एकांक धन आवेश को प्रतिकर्षित किया जाएगा, यानी कि इस एकांक धन आवेश को ये धन आवेश धक्का देगा, प्रतिकर्षित करेगा, और ये ऋण आवेश इसको क्या करेगा? आकर्षित करेगा। तो इस तरह से धन से निकलेगा और ऋण की ओर समाप्त होगा। अगर यही प्रक्रिया बार बार हम दोहराते हैं तो इस तरह से हमारा प्रतीत होगा। ठीक है। अगर कोई धन आवेश हो और दूसरा ऋण आवेश हो और धन आवेश के नजदीक अगर हम लोग एकांक धन आवेश को ले जाते हैं तो क्या होता है कि धन आवेश प्रतिकर्षित करता है और ऋण आवेश आकर्षित करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एकांक धन आवेश यहाँ से चल करके कहाँ पहुंच जाता है? ऋण आवेश तक पहुंच जाता है। तो ये जो रेखाएं हम दिखाए हैं पेंसिल द्वारा, ये रेखाएं वास्तव में दिखाई नहीं देते हैं। कल्पना किया जाता है कि अगर यहाँ से धक्का देगा तो इस तरह से इसमें जाकर प्रवेश कर जाएगा। और ये जो आवेश है वो क्या है? एकांक आवेश है। तो हम लोग इसका परिभाषा के रूप में पढ़ते हैं कि वे काल्पनिक निष्कोण, काल्पनिक जो रेखा है, निष्कोण का मतलब कभी भी एक दूसरे के बीच कोण नहीं बनाएगा। ठीक है, कभी भी एक दूसरे के बीच कोण नहीं बनाता है। तो वे काल्पनिक निष्कोण जिस पर एकांक धनावेश गमन करता है क्या कहलाता है? विद्युत बल रेखाएं कहलाता है। ठीक है, विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। विद्युत बल रेखाओं का गुण पढ़ लेते हैं। इसका गुण क्या है? तो विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश में प्रवेश करती है। पहला नंबर, धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश में प्रवेश करती है। ठीक है, दूसरा नंबर क्या है? यह खुला वक्र बनाती है। यह खुला वक्र बनाती है। खुला वक्र बनाती है। तीसरा नंबर, तो खुला वक्र का मतलब होगा कि अगर धन से निकला ऋण में प्रवेश करेगा, अगर धन से ऋण में जाकर ऋण से पुनः धन में आ जाता तो एक गोल वक्र बन जाता। लेकिन ये क्या कर रहा है कि धन से निकल रहा है और ऋण में प्रवेश कर रहा है। एक चीज और है कि जहां से निकलता है और जहां पे प्रवेश करता है तो आप देखने में भी पता चलता है कि यहाँ से निकल रहा है तो विद्युत बल रेखा यहाँ पे क्या है? घना है, और यहाँ पे भी घना है और बीच में थोड़ा दूर हट का है। तो जहां घना विद्युत बल रेखाएं जहां सघन होता है वहां चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है। जहां विद्युत बल रेखाएं
सघन होती है वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है। ठीक है, यानी कि जहाँ सघन होगा वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, अधिक होगा, और जहाँ मतलब हट हट का होगा, दूर दूर होगा, वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कमजोर होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, विद्युत रेखा है, इस पे स्पर्श रेखा हम लोग खींचना चाहेंगे तो इस तरह से खींच सकते हैं, इस बिंदु पर इस तरह से खींच सकते हैं, इस बिंदु पर इस तरह से खींच सकते हैं। यानी कि विद्युत बल रेखाओं पर खींचा गया स्पर्श रेखा, खींचा गया स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बताता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बताता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बताता है। और 5वां नंबर, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। ये हो गया गुण, विद्युत बल रेखाओं का गुण। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपको लिखना ही जरूरी है कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। और इस तरह से अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, विद्युत द्विध्रुव पर बलाघूर्ण। तो हम लोग द्विध्रुव पढ़ चुके हैं। अब विद्युत द्विध्रुव पर बलाघूर्ण क्या है, तो मान लेते हैं कि एक सिंपल अक्ष है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। मान लेते हैं कि सिंपल अक्ष है और इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, और एक द्विध्रुव लेते हैं, एक द्विध्रुव लेते हैं। तो पहला बिंदु को मान लेते हैं A, यहाँ पे ले लेते हैं +Q आवेश, और दूसरा बिंदु को लेते हैं B और इस पर ले लेते हैं -Q आवेश। ठीक है, और A और B के बीच की दूरी 2a है। अब तीव्रता और B के बीच का कोण थीटा बना। अब क्या होगा कि जैसे जो आवेश एक दूसरे के नजदीक होता है, जो आवेश एक दूसरे के ज्यादा नजदीक होगा तो खींचता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। तो A विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और यहाँ -Q आवेश है, तो इसको क्या करेगा, इधर की ओर खींचेगा, इस दिशा में इसको क्या करेगा, और इस दिशा में खींचेगा। तो इस पर लगने वाला जो तीव्रता होगा QE होगा। QE क्यों होगा, क्योंकि आवेश Q है और तीव्रता के कारण आकर्षित हो रहा है, तो मान लेते हैं कि जो लगने वाला बल होगा QE होगा। अब इसके और क्या होगा, इधर की ओर खींचेगा, तो इस पर भी कितना होगा, QE होगा। अब यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना है कि यहाँ पे माइनस है तो -QE होगा, प्लस है तो +QE होगा। अगर प्लस होगा माइनस होगा तो जो बल है माइनस में कभी नहीं होता है, तो लगने वाला बल हमेशा दोनों के परिमाण में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा कि इन लोग दोनों को डॉटेड लाइन से चलिए दिखाते हैं, लंबवत दूरी का कहाँ दोनों मिलता है।
ठीक है। इस बिंदु पर मिलता है और इस बिंदु का नाम हम दे देते हैं P। अब जैसे इस बिंदु पर मिला है तो हमारा एक समकोण त्रिभुज का रचना हो गया ABP, ठीक है। अब बल आघूर्ण है, बल आघूर्ण को टाउ द्वारा सूचित किया जाता है। बल आघूर्ण को टाउ द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, बल आघूर्ण को टाउ द्वारा सूचित किया। अब हम लोग पढ़े अगर ये दोनों रेखा पैरेलल है, समांतर है और ये रेखा प्रतिच्छेद करता है तो एकांतर कोण बराबर होता है। एकांतर कोण बराबर होता है, थीटा है तो यहाँ पे कितना डिग्री बनेगा, थीटा बनेगा। और जब ये थीटा है तो सामने वाला क्या होगा, लंब होगा। तो टाउ बराबर होता है, टाउ मतलब क्या, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण बराबर होता है QE गुणे लंबवत दूरी। QE गुणे लंबवत दूरी। QE मतलब जो जिस बल के कारण लगा, टाउ बराबर QE गुणे लंबवत दूरी। तो ठीक है, यहाँ है तो लंब क्या होगा, AP होगा। अब देखिए हमें AP का मान पता नहीं है, AP का मान नहीं पता तो साइड में निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो अब कहा जाएगा साइन थीटा बराबर लंब, लंब आपका आ जाएगा AP और कर्ण आ जाएगा AB। इस तरह से साइन थीटा बराबर हो गया AP बटा AB का वैल्यू रख देते हैं 2A। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं AP बराबर 2A साइन थीटा। ठीक है, AP का वैल्यू हमने निकाल लिया यहाँ से। AP बराबर कितना होगा, 2A साइन थीटा होगा। अब इस AP का वैल्यू हम यहाँ रखते हैं, तो आ जाएगा QE इंटू 2A साइन थीटा। थोड़ा सा सजाते हैं तो E इंटू 2QA, हम Q को काट के इसके बीच ला दिए, 2QA साइन थीटा। तो टाउ बराबर हो जाएगा E इंटू, अब द्विध्रुव आघूर्ण जब पढ़ रहे थे वहां पे हम लोग पढ़े थे कि 2QA को P बोलते हैं। ठीक, अब P साइन थीटा हो गया, इसलिए हम लिख सकते हैं टाउ बराबर PE साइन थीटा। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, कि जब द्विध्रुव हो तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण कितना होगा, तो PE साइन थीटा होगा। इसमें दो केस होता है, तो चलिए केस नंबर 1 पढ़ लेते हैं। केस नंबर फर्स्ट में है थीटा बराबर 0 डिग्री। यदि थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो जाए, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो जाए तो टाउ मिनिमम होगा, क्योंकि साइन में सबसे कम मान 0 डिग्री का होता है और सबसे अधिकतम मान 90 डिग्री का होता है। यदि थीटा का वैल्यू 0 डिग्री तो सबसे मिनिमम होगा, सबसे कम होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा PE साइन 0 डिग्री। तो टाउ मिनिमम बराबर आपको आ जाएगा, साइन 0 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। अब PE में मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि टाउ मिनिमम का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। और केस सेकंड में है थीटा बराबर 90 डिग्री। केस सेकंड में थीटा बराबर 90 डिग्री, यानी कि मैक्सिमम, साइन में अधिकतम वैल्यू कितना होता है, 1 होता है और 1 किसका होता है, 90 डिग्री का। तो टाउ मैक्सिमम का वैल्यू हो जाएगा PE साइन 90। टाउ मैक्सिमम बराबर आपको आ जाएगा PE
साइन 90 का वैल्यू होता है 1, 1 से गुना करेगा तो इसलिए हम लिख सकते हैं टाउ मैक्सिमम बराबर पी। तो दोनों को इसे याद रखना आपको कि मैक्सिमम में जो होता है टा का वैल्यू और पी दोनों का गुणनफल के बराबर होता है और टाउ मिनिमम का वैल्यू 0 होता है। तो इस तरह से आप पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।